this is Zainul Arfin from tutoria.pk and I'm going to be your biology instructor for the rest of this session. और आज हम बात करेंगे आपकी बुक के 3rd चैप्टर की, दैट इज सपोर्ट एंड लोकोमोशन, और हम देखेंगे इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू के इस चैप्टर के अंदर क्या है. So the chapter is titled as support and locomotion. We as human beings have this capability of moving around. उस मूवमेंट के लिए हमें किसी खास स्ट्रक्चर, किसी सिस्टम की जरूरत है, एंड दैट सिस्टम इज ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम. ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है, इट्स अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स. उसमें बोन्स के साथ साथ कार्टिलेज भी है. अब ये जो स्केलेटल सिस्टम है या ये जो स्केलेटन है, ये सपोर्ट करता है हमें, हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और उसके साथ साथ जो हमारी फ्री मूवमेंट है उसको अलाउ कर. ह्यूमन स्केलेटन बोन से बना हुआ है. तो अब हम देखेंगे कि बोन का स्ट्रक्चर क्या होता है. अब जो एक बोन है, अगर हम उसको देखें तो उसके जो टर्मिनल ब्रॉड पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी जो बाजू की हड्डी है, उसके जो 2 टर्मिनल्स हैं, एक जो आपके शोल्डर के साथ जा रहा है और एक जो आपका नी में जा रहा है, वो टर्मिनल पार्ट्स को हम कहते हैं एपिफिसिस. और जो दरमियान वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायाफिसिस. उसके अलावा बोन्स, जो बड़ी बोन्स है हमारी बाजों में हो गई, टांगों में हो गई, उनके अंदर एक सेंट्रल कैविटी भी होती है. उस सेंट्रल कैविटी के अंदर हमारा क्या होता है, येलो बोन मैरो. अब अगर हम बोन को एज अ होल देखें तो उसका जो आउटर कनेक्टिव टिश्यू है उसको हम कहते हैं पेरियोस्टियम, और उसके उस आउटर टिश्यू के अंदर वाला जो रीजन है उसको हम कहते हैं एंडोस्टियम. अब एंडोस्टियम पे अगर हम और मजीद फोकस करें तो एंडोस्टियम जो है वो 2 टाइप की बोन से बना होता है. एक होती है कॉम्पैक्ट बोन, जिसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्पैक्ट और टाइटली पैक्ड होता है, जबकि उसके अंदर ही स्पॉन्जी बोन भी एग्जिस्ट करती है जो स्पॉन्ज की तरह से होती है. इट्स नॉट दैट फर्म एंड कॉम्पैक्ट. अब बोन सेल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. सबसे पहले तो हमारे पास जो बोन सेल, जो बोन स्टेम सेल है, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोजेनिक सेल. ये स्टेम सेल्स होते हैं और ये दूसरे बोन सेल्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. दूसरी टाइप है ऑस्टियोब्लास्ट. अब ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो सेल्स हैं जो मेजर बोन मैट्रिक्स को फॉर्म कर रहे होते हैं. फिर लास्टली हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट भी होते हैं. ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं वो बोन्स को रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, यानी जो डिस्ट्रक्शन हो रही होती है बोन सेल्स की, उनको क्लियर आउट करने के लिए ये सेल्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. अब हमारे स्केलेटल सिस्टम में बोन्स के साथ साथ कार्टिलेज भी होती है. जो कार्टिलेज की मैट्रिक्स है, द कार्टिलेज मैट्रिक्स इज कवर्ड विद डेंस लेयर ऑफ कोलेजन, जिसे हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम. इसके साथ साथ मैट्रिक्स जो है वो इतनी टाइटली पैक्ड नहीं होती, उसके अंदर स्मॉल कैविटीज होती हैं. उन स्मॉल कैविटीज को हम क्या कहते हैं, लैकूनाए. फिर हमारी जो पूरी की पूरी जो है कार्टिलेज है, उसके अंदर सारे के सारे लिविंग सेल्स नहीं होते, कुछ कम लिविंग सेल्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. उन सेल्स को हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स. अब कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं वो रैंडमली जो हैं वो बिखरे होते हैं, और बाकी सारा जो मटेरियल है दैट इज नॉट अलाइव. हमारे जो कार्टिलेज है उसके अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स नहीं होते, और कॉन्ड्रोसाइट्स को जितनी भी ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो थ्रू डिफ्यूजन हो रही होती है. अब ओवर टाइम जो कार्टिलेज होती है वो रिप्लेस होती जाती है बोन्स के साथ, लेकिन अडल्ट्स में कुछ टाइप की कार्टिलेज जो है वो हमारे बोन्स में अभी भी एग्जिस्ट करती है. वो है, द फर्स्ट वन इज हेलन कार्टिलेज, जो कि हमारे नोज, लेरिंग्स और ट्रैकिया में होती है. देन वी हैव फिब्रो कार्टिलेज, जो हमारे वर्टिब्राई और नीज में होती है. एंड देन वी हैव इलास्टिक कार्टिलेज, जो कि हमारे एपिग्लॉटिक्स और हमारे जो ईयर फ्लैप्स हैं उसमें होती है. हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है वो एक पूरा स्ट्रक्चर है, लेकिन वो 2 ग्रुप में डिवाइडेड होता है या 2 पार्ट्स में डिवाइडेड. ऐसे कह लें कि द फर्स्ट पार्ट इज एक्सियल स्केलेटन. जो एक्सियल स्केलेटन है वो एक सेंट्रल एक्सिस है हमारी बॉडी का. उसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, उसमें स्कल आ जाती है, वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है और हमारा रिब केज आ जाता है. जो हमारा स्कल है और उसके अंदर हमारी बहुत सारी बोन्स होती हैं, उनको हेड बोन्स भी कहते हैं. अगर हम टोटल बात करें तो देयर आर 29 बोन्स डिवाइडेड इनटू 4 डिविजन्स. उन 4 डिविजन में सबसे पहले हमारे पास क्रेनियल बोन्स आती हैं, जो कि टोटली 8 होती हैं. उसमें से 4 बोन्स जो हैं वो एक दूसरे से पेयर्ड होती हैं और 4 जो हैं वो अनपेयर्ड होती हैं. जो पेयर्ड हैं वो हैं पेराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन, जो दोनों साइडों पे हमारे एग्जिस्ट करती हैं स्कल के. जो अनपेयर्ड हैं उसमें हमारे पास ऑसिपिटल बोन आ जाती है, हमारे पास स्फेनॉइड बोन आ जाती है और एथमॉइड बोन आ जाती है. फिर हमारे पास फेशियल बोन्स हैं जो कि 14 इन नंबर हैं और बहुत सारी होती हैं. उसमें जो मेजर है हमारे पास कौन सी है, लैक्रिमल बोन है, नेजल बोन है, जाइगोमेटिक बोन है और मैक्सिला है.
फिर हमारे पास जो मेजर बोन्स है उसमें से ईयर ऑसिकल्स हैं। हमारे ईयर के अंदर जो 3 बहुत मेजर बोन्स होती हैं उसको हम कहते हैं मेलियस, इनकस एंड स्टिपीज। और इसके साथ हमारे पास एक और बोन भी होती है जो हमारी हेड बोन्स का पार्ट है, दैट इज हायोइड बोन। अब वो बोन जो है हमारे यहाँ जो स्कल के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती है और बिल्कुल अकेली होती है। देन वी हैव वर्टेब्रल कॉलम। टोटल हमारे पास 33 वर्टेब्राए होते हैं जिनको हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 7 सर्विकल वर्टेब्राए होते हैं, उसके बाद हमारे पास 12 थोरेसिक वर्टेब्राए हैं, देन वी हैव 5 फ्यूज्ड सैक्रल वर्टेब्राए एंड देन 4 फ्यूज्ड कॉक्सीजियल वर्टेब्राए। फिर हमारा रिब केज आ जाता है। अब हमारा जो रिब केज है, हमारे पास टोटल 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं। उसमें से जो फर्स्ट 7 रिब्स हैं उनको हम कहते हैं ट्रू रिब्स। उसके साथ अगली जो 3 रिब्स हैं यानी कि 8, 9 और 10 वो फॉल्स रिब्स होती हैं। अब ट्रू रिब्स जो हैं उनको ट्रू इसलिए कहते हैं कि वो हमारी स्टर्नम बोन जो मिडल में हमारे बोन होती है चेस्ट कैविटी के, उसको स्टर्नम कहते हैं, उसके साथ अटैच्ड होती हैं, दैट्स व्हाई दे आर ट्रू रिब्स। जो फॉल्स रिब्स हैं वो डायरेक्टली अटैच नहीं होती बल्कि एक सहारे के साथ जो स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। जो लास्ट 2 रिब्स हैं हमारी उनको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग इसलिए कहते हैं कि वो हमारी स्टर्नम से कहीं से भी बिल्कुल भी अटैच नहीं होती। फिर जो स्केलेटन का सेकंड पार्ट है उसको हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें क्या आ जाता है, वो वाले पार्ट जो कि हमारे अपेंडेजेस यानी आर्म्स या लिम्स के अंदर प्रेजेंट हैं। उसमें 2 मेजर डिविजन्स हैं, वी हैव पेक्टोरल गर्डल एंड वी हैव पेल्विक गर्डल। अब पेक्टोरल गर्डल जो है वो पोर्शन है कि आपका जो शोल्डर और आपका आर्म में जितनी भी बोन्स हैं वो सारी पेक्टोरल गर्डल में आ जाती हैं। उसमें सबसे पहले तो आपके पास पेयर ऑफ क्लेविकल है, क्लेविकल आपकी कॉलर बोन होती है, और उसके साथ ही आपके शोल्डर ब्लेड्स हैं जिसे हम कहते हैं स्कैप्यूला। उसके साथ आपका जो अपर लिम्ब है और लोअर लिम्ब है उसमें मिला जुला के ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना ये बोन्स आ जाती हैं। इसके बाद आपके हाथ की बारी आती है तो उसमें आपके पास कार्पल्स होते हैं, मेटाकार्पल्स होते हैं और फेलेंजेस होती हैं। फिर हम बात करते हैं पेल्विक गर्डल की। पेल्विक गर्डल जो है आपकी टांग, आपकी लिम्ब जो है वो और जिस जगह पे वो फिक्स हुई है उस रीजन को कह रहे होते हैं। वी हैव एलियम बोन, वी हैव सेक्रम, वी हैव प्यूबिस। उसके बाद हम लोअर लिम्ब में आ जाएं तो हमारे पास फीमर है, पेचेला है, टिबिया है, फिब्यूला है, और उसके बाद अगर हम अपने फुट की तरफ जाएं तो वहां पे हमारे पास टार्सल्स हैं, मेटाटार्सल्स हैं और फिलेंजेस हैं। हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम जो है वो मूव करता है। उस मूवमेंट के लिए ज़रूरत क्या होती है, जॉइंट्स की, कि डिफरेंट बोन्स आपस में अच्छे तरीके से जॉइंट हों और वो जॉइंट्स ऐसे हों जो मेजॉरिटी जगहों पे जैसे हमारे टांगों और बाजू में मूवमेंट हमें अलाउ कर रहे हों और कुछ जगहों पे मूवमेंट अलाउ ना कर रहे हों, जैसे कि हमारे जो स्कल में बोन्स हैं उसमें मूवमेंट नहीं होती। ये जो जॉइंट्स हैं ये मेजरली 3 टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज फिब्रस जॉइंट्स, जो हमारे स्कल बोन्स हैं, जो लॉन्ग बोन्स के शाफ्ट्स होते हैं या हमारा टूथ की जो रूट है वो सारे जॉइंट्स फिब्रस जॉइंट्स हैं। दूसरे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं। जो प्यूबिक सिम्फिसिस जो है ये वो बोन है जहां पे आपका जो पेल्विक गर्डल है उसका सेंटर दोनों हाफ ज्वाइन हो रहे होते हैं, उस बोन को कहते हैं, तो वो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। फिर हमारे पास जो थर्ड टाइप है दैट इज सिनोवियल जॉइंट्स। सिनोवियल जॉइंट जो है वो यूजुअली फ्रीली मूवेबल होते हैं। हाइंड जॉइंट्स, पिवट जॉइंट्स ये जो हैं ये सिनोवियल टाइप के होते हैं। इसमें एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं सिनोवियल फ्लूइड, और वो एक मेम्ब्रेन के अंदर होता है जिसको हम सिनोवियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब हमारा स्केलेटन काफी हद तक तो बिल्कुल ठीक काम करता रहता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिस तरह नॉर्मल सिस्टम में आ जाते हैं, तो उनको हम अब देखेंगे एज डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन। अब होता ये है कि सबसे पहले जो बहुत एक कॉमन सा डिसऑर्डर है वो हम उसको कहते हैं स्लिप्ड डिस्क या फिर हर्निएटेड डिस्क। अब डिस्क का स्ट्रक्चर हमारे जो वर्टेब्राए में है वो कुछ ऐसे हैं कि उसमें 2 लेयर्स होती हैं। जो अंदर वाली लेयर है दैट इज न्यूक्लियस पल्पोसिस और जो बाहर वाली लेयर है दैट इज एन्युलस फिब्रोसिस। अब अगर किसी इंजरी या ट्रॉमा की वजह से कोई वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स पड़ती है तो होता ये है कि जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है वो एन्युलस फिब्रोसिस को टीयर करता हुआ बाहर आ जाता है और उस डिस्क को हम कहते हैं हर्निएटेड। वो एक क्योंकि स्पॉन्जी सा मटेरियल होता है तो वो जब बाहर निकला होता है तो वो या तो आपकी किसी नर्व पे प्रेशर क्रिएट कर सकता है या आपको वैसे भी सिवियर पेन कॉज कर सकता है। देन वी हैव अनदर डिसऑर्डर दैट इज स्पॉन्डिलोसिस।
स्पॉन्डिलोसिस जो है वो क्या है, दैट इज द इमोबिलिटी एंड द फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रल जॉइंट्स, यानी कि जैसे आपके सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस की बात करें तो उसमें कुछ रीजंस होती हैं। अगर क्रोनिक सर्विकल डीजनरेशन हो रही हो, आपकी बोन्स मुस्तकिल डीजनरेट हो रही हैं, या फिर आपकी जो डिस्क है वो हर्निएटेड है, या वैसे एजिंग के साथ साथ भी प्रोसेसेस होते हैं कि बोन डीजनरेशन हो रही होती है, उसकी वजह से स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है सायाटिका। अब सायाटिका में क्या होता है कि पेन होती है, वीकनेस होती है और नमनेस और टिंगलिंग की फीलिंग होती है आपकी किसी टांग में। होता ये है कि सायाटिक नर्व जो है उस पर प्रेशर होता है किसी वजह से, किसी इंजरी की वजह से भी हो सकता है, और इवन किसी हर्निएटेड डिस्क की वजह से भी ये नर्व जो है इस पे प्रेशर आए तो आपके जो एक शूटिंग पेन होती है आपकी टांग की एक साइड पे नीचे तक जाती है, जो ऊपर से लेके नीचे तक जा रही होती है। देन वी हैव अर्थराइटिस। अब अर्थराइटिस क्या है? अर्थराइटिस जो है वो आपकी जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन है। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वी हैव ऑस्टियोआर्थराइटिस, वी हैव रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंड देन वी आल्सो हैव गाउटी अर्थराइटिस, जो एक्सेसिव यूरिक एसिड की जो है डिपोजिशन की वजह से होता है आपके जॉइंट्स में। उसके अलावा एक बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम है वो बोन फ्रैक्चर का भी है। अब फ्रैक्चर इज द मेडिकल टर्म फॉर अ ब्रोकन बोन। कॉमन टाइप क्या होती है फ्रैक्चर्स की? वी हैव सिंपल फ्रैक्चर्स और क्लोज फ्रैक्चर्स। अब सिंपल फ्रैक्चर्स वो होते हैं कि आपकी हड्डी तो टूट गई अंदर से, लेकिन ऊपर से कोई जख्म नहीं बना या वो बाहर नहीं आई, तो दैट इज सिंपल फ्रैक्चर। फिर कंपाउंड फ्रैक्चर आता है। कंपाउंड फ्रैक्चर या ओपन फ्रैक्चर का मतलब है कि जो हड्डी आपके अंदर टूटी है वो आपके फ्लैश में चली गई है, उसने आपके स्किन में कोई वूंड क्रिएट कर दिया है, तो दैट इज कंपाउंड फ्रैक्चर। फिर तीसरी टाइप आ जाती है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर की। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर होता है जो बोन के टूटने के रिजल्ट में किसी जो आपका ऑर्गन है उसको डैमेज कर रहा हो। जैसे कि अगर कोई रिब ब्रेक हुई है तो वो आपके लंग्स को डैमेज करे, तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर हो जाता है। अब जब बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो हमारी बॉडी के पास उसको रिपेयर करने के मैकेनिज्म भी हैं। उस मैकेनिज्म के टोटल 4 स्टेप्स हैं। द फर्स्ट वन इज हीमाटोमा और क्लॉट फॉर्मेशन, कि वहाँ पे एक क्लॉट प्रोड्यूस हो जाता है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, कि एक ही बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स है स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन एंड क्लॉट फॉर्मेशन। उसके बाद कुछ वीक से बाद ये होता है कि फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन हो रही होती है। वहाँ पे कि कार्टिलेज का एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है और उस कार्टिलेज के स्ट्रक्चर में कोई कैपिलरीज वगैरह नहीं होती, कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, एवरीथिंग इज डेड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये होने से पहले ये होता है कि वहाँ पे जो है हमारी कैपिलरीज जो हैं वो उसको ब्रेक करती हैं, उसमें से गुजरती हैं और बोन का जो पोर्शन है उसको स्टिमुलेट करती हैं कि वो ऑस्टियोब्लास्ट बनाना शुरू कर दे। वो ऑस्टियोब्लास्ट जब बनना शुरू होते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेज पे चले जाते हैं, दैट इज बोनी कैलस फॉर्मेशन और कैलस ऑसिफिकेशन। वहाँ पे फिर बोन सेल्स जो हैं उस कार्टिलेज को रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि बोन रीमॉडलिंग होती है कि अब पिछला वाला हील तो हो गया है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि ज़्यादा वहाँ पे जो है वो बोन क्रिएट हो जाती है देन रिक्वायर्ड। तो हमारी बॉडी जो है वो बोन को पुराने स्ट्रक्चर पे रीमॉडल करके जितने भी एक्सेसिव सेल्स वहाँ पे होती है उन्हें रिमूव कर देती है। हमें मूवमेंट अलाउ करने के लिए बोन्स के साथ साथ मसल्स की भी जरूरत होती है। अब मसल्स क्या हैं? दीज आर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज दैट कैन अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एंड प्रोवाइड मूवमेंट टू द बॉडी पार्ट्स और एंटायर बॉडी आर कॉल्ड मसल्स। मेजरली हमारे पास 3 तरह के मसल्स होते हैं। वी हैव कार्डियक मसल्स, वी हैव स्केलेटल मसल्स एंड वी हैव स्मूथ मसल्स। कार्डियक मसल्स जो हैं वो हमारे जो है नाम से भी पता चल रहा है वो हमारे जो हार्ट के जितने भी मसल्स हैं वो कार्डियक मसल्स होते हैं। स्मूथ मसल्स जो हैं वो हमारी पूरी बॉडी में हर जगह पे जो हैं वो फैले हुए हैं। देन वी हैव स्केलेटल मसल्स जो कि हमारे जो स्केलेटल पार्ट है उसके साथ ज़्यादातर इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। अब हम स्केलेटन की बात करें और स्केलेटल मसल्स की बात करें तो यहाँ पे हम स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर को भी देख लेंगे। अब ईच स्केलेटल मसल फाइबर इज अ सिंगल सिलिंड्रिकल सेल enclosed by a plasma membrane like structure called sarcolemma and has several nuclei। अब जो स्केलेटल मसल्स हैं अगर हम उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ लाइट और डार्क बैंड्स में जो है डिवाइडेड होता है। अब स्केलेटल मसल्स का पूरा जो स्ट्रक्चर है अगर उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो वो 2 तरह के बैंड्स में डिवाइडेड होता है। वी हैव लाइट बैंड्स एंड देन वी हैव डार्क बैंड्स। जो लाइट बैंड्स हैं उनको हम कहते हैं आई बैंड्स और जो डार्क हैं उनको हम कहते हैं ए बैंड्स। अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ थिक एंड थिन मायोफिलामेंट से बना होता है, यानी लाइट एंड डार्क बैंड से। जो
लाइट यानी थिन बैंड्स हैं या थिन फिलामेंट्स हैं वो एक्टिन फिलामेंट्स हैं, और जो थिक हैं वो मायोसिन फिलामेंट्स हैं यानी कि ए बैंड्स हैं। अब अगर हम ये करें कि हम आई बैंड्स को ट्रावर्स कर दें, उसको काट के देखें, तो अंदर हमारे पास एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं जी लाइन या जी डिस्क। अब जी डिस्क जो है वो आई बैंड का बिल्कुल सेंटर होता है और वहाँ पे वो एक डार्क बैंड होता है, क्योंकि वहाँ पे दो फिलामेंट्स जुड़े होते हैं, उनके हेड्स जुड़े होते हैं, तो ये एक डार्क पोर्शन होता है। फिर हम दो जी डिस्क के दरमियान के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? सार्कोमियर। सार्कोमियर में जो है वो डिफरेंट बैंड्स जो हैं वो एडजस्टेड होते हैं। ए बैंड होता है, ए बैंड के अंदर अंदर हमारे पास वहाँ पे जो थिन फिलामेंट्स हैं वो भी होते हैं। अब अगर हम सार्कोमियर के दरमियान में यानी ए बैंड के बिल्कुल सेंटर में देखें तो वहाँ पे एक जोन होता है, दैट इज एच जोन। एच जोन जो है वो लाइट एक सेगमेंट है, रीजन बीइंग कि वहाँ पे ओवरलैपिंग कम हो रही होती है थिन और जो है थिक फिलामेंट्स के। अब जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन या मूवमेंट होती है वो एक मॉडल को फॉलो करती है जिसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। उसमें ये कहा जाता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन द थिन मायोफिलामेंट्स स्लाइड पास्ट द थिक ones सो दैट दे ओवरलैप टू अ ग्रेटर डिग्री। अगर हम एक रिलैक्स्ड मसल को देखें तो उसमें ओवरलैपिंग बहुत कम हो रही होती है, लेकिन अगर हम पार्शली कॉन्ट्रैक्टेड को देखें तो ओवरलैपिंग ज़्यादा है फिलामेंट्स की। और अगर हम एक कंप्लीटली जो कॉन्ट्रैक्टेड मसल है उसको देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो बैंड्स जो हैं वो ओवरलैप किए होते हैं। फिर हमारे पास मसल्स के कुछ डिसऑर्डर भी आ जाते हैं। उसमें से सबसे कॉमन जो है हमारे पास मसल फटीग है। अब फटीग में होता क्या है कि मसल्स lose the ability to contract and the physiological state of the muscle at that time is called fatigue। ये बहुत कॉमन सा वर्ड है। नॉर्मली भी हम बहुत ज़्यादा थकावट हो जाए, बहुत ज़्यादा वॉक करें, उसकी वजह से भी मसल फटीग हो जाती है जो रेस्ट से यूजुअली ठीक हो जाती है। दूसरी चीज़ होती है क्रैम्प। अब क्रैम्प क्या है? क्रैम्प इज द टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटायर मसल। अब क्रैम्प्स जो हैं वो फ्यू सेकंड के लिए भी हो सकता है और तब से लेके वो सेवरल आवर्स के लिए भी हो सकता है। और इसमें ये होता है कि आपका मसल जो है वो बहुत टाइटली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, बहुत टाइटली ड्रॉ हुआ होता है और वो सिवियर पेन आपको कॉज करता है। वो कई दफ़ा खुद ही झटकने से ठीक भी हो जाता है और समटाइम्स वो काफ़ी घंटों के लिए, इवन डेज के लिए भी क्रैम्प आपको रह सकता है। और जो थर्ड मेजर डिसऑर्डर है दैट इज टेटनी। अब टेटनी इज शेकिंग फ्रॉम कंटिन्यूअस मसल कंट्रैक्शंस एंड कन्वल्यूशंस ड्यू टू कैल्शियम इम्बैलेंस। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम इम्बैलेंस है और वो जो मेम्ब्रेन्स पे जो कैल्शियम का एक्सचेंज हो रहा होता है वो प्रॉपर नहीं हो रहा, तो दैट कुड बी अनदर डिसऑर्डर दैट इज टेटनी। तो इस तरह से हमने इस पूरे चैप्टर में हमारे पूरे स्केलेटल सिस्टम को देख लिया, बोन्स को भी देख लिया और मसल्स को भी देख लिया। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं हर चीज़ ब्रीफली अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। दिस इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर ज़ैनुल आरफीन फ्रॉम tutoria.pk।